सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित के एसपी। भारत का सुप्रीम कोर्ट हम सभी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सभी को न्याय मिलता है। दोस्तों समझेंगे इसके इतिहास के बारे में। समझते हैं पहले इसका उद्घाटन कब हुआ। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ और हमारे भारतीय संविधान में एकल व्यवस्था के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा यह लागू हुआ। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान है उसके भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 124 से 147 तक इसमें बताया गया है कि जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको न्यायाधीशों की नियुक्ति किस पर होगी, न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी, इसके बारे में दोस्तों हम सभी अभी समझेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कुल 34 है। जब प्रथम थे तब 8 थे शुरू में। जब 1956 में दोस्तों 10 हुए, 1960 में 13 हुए और 1977 में 10 हुए और 1986 में 25, 2008 में 30 और दोस्तों अभी हम सभी जानते हैं वर्तमान में 34 है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 न्यायाधीश हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो अमेरिका है, अमेरिका में जो संघीय न्यायालय है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, द्वैध व्यवस्था लाई गई है कि जो एक केंद्र के लिए दूसरे राज्यों के लिए, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं, लेकिन भारत में सभी के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि भले ही हाई कोर्ट कितना भी अपनी मनमर्जी चलाए या अधीनस्थ न्यायालय मनमर्जी चलाए, लेकिन जो भी केस होगा यदि वो सॉल्व नहीं होगा किसी भी कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी वकालत है, आखिरी अदालत है जहाँ पे हर फैसला लागू होगा, कानून बनेगा। उसी के से दोस्तों हम समझते हैं आगे, जो हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और इसके ऊपर दोस्तों विवाद भी हुए। इसके अंदर कहा गया शुरू में कि 1982 में कि जो न्यायालय में उनकी जो नियुक्ति है जो सहमति से नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान से की जाएगी। यानी कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो कोई कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, उसको जो मुख्य न्यायाधीश है उसको चुना जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा आया कि ठीक है, सहमति से बन गया, ठीक है, वो न्यायाधीश बन जाएगा और जो मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह देगा और जो भी जिसको नियुक्त करेगा दोस्तों, न्यायाधीश नियुक्त करेगा। ये दूसरा जो मैं बताना दोस्तों 1993 में उसी का ये दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, उसके लिए राष्ट्रपति भी मजबूर होगा साइन करने के लिए हाँ कि हाँ ये न्यायाधीश नियुक्त हो चुका है। फिर दोस्तों उसके बाद दूसरा लागू हुआ कानून कि 1998 में कि एक जो हम सभी जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और ये 99 अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 4 जो वरिष्ठ जब यानी कि बुजुर्ग बोल सकते हैं दोस्तों, जो बूढ़े जो जज होते हैं पुराने जो वकालत कर चुके हैं, उनके द्वारा जो कोई कानून का अच्छा होता है दोस्तों वो चुन लेते हैं। उनकी सिफारिश जब वो चुन लिया तो सरकार भी उसके लिए मजबूर है कि हाँ इसको बनाना ज़रूरी है। राष्ट्रपति कह देगा कि न्यायाधीश ये बन सकते हैं जब वो न्यायाधीश जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको चुन देंगे। इसी को दोस्तों 4th जजेस केस भी कहा जाता है। 2015 में इसको लाया गया था। ये अब समझते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यताएं। हम सभी जानते हैं दोस्तों न्यायाधीशों की योग्यताएं। दोस्तों न्यायाधीशों की योग्यताएं हम सभी जानते हैं कि न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है उसके लिए उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और उसको हाई कोर्ट में 5 साल न्यायाधीश के पद पे रहना चाहिए, और या फिर विभिन्न जो अदालतें हैं या वहाँ का वकील होना चाहिए केवल 10 साल, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तभी तो दोस्तों जो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा कि हाँ ये न्यायाधीश बन सकता है। और हम सभी जानते हैं, पहले दोस्तों हमने बात की NJAC के बारे में, नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन है उसके द्वारा ही कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों समझते हैं इसके बारे में। वेतन से हमें कुछ लेना देना नहीं दोस्तों, ना शपथ से। हम सीधे अब बात करते हैं दोस्तों इनका कार्यकाल किस तरह का होता है। कार्यकाल दोस्तों इनका होता है जब ये 65 साल तक हो जाते हैं तो इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, यानी कि 65 साल तक ही वहाँ के न्यायाधीश रह सकते हैं। और
दोस्तों ये त्यागपत्र भी दे सकते हैं राष्ट्रपति को, या फिर संसद की सिफारिश के द्वारा भी इनको कार्यकाल पूरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, प्रूफ चाहिए इनको हटाने के लिए। यदि वो असमर्थ है न्यायाधीश का कार्य करने में, तो उसको सिद्ध होना चाहिए, उसको प्रूफ चाहिए कि क्यों हटा रहे हैं उस जज को। इसलिए दोस्तों जो जजेस इंक्वायरी एक्ट लाया गया था 1968 में, ये दोस्तों हमने समझा कार्यकाल निष्कासन के बारे में। हमने समझा दोस्तों कि जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसके द्वारा उसमें 1968 में लागू हुआ, तो सिद्ध होना चाहिए कि जो न्यायाधीश है उसको हटाया जा रहा है, वो किस आधार पर हटाया जा रहा है, या फिर वो असमर्थ है उस कार्य को करने में, या फिर हमने पहले बताया दोस्तों कि वो संसद की सिफारिश से 2/3 बहुमत से भी वो हट सकता है, और यदि वो दुर्व्यवहार या ठीक से तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसको संसद की सिफारिश के द्वारा सिद्ध होना चाहिए और वो हट सकता है, वो अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। और दोस्तों इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है, महाभियोग की प्रक्रिया भी इसका प्रावधान करती है। क्या है इसके अंदर कि जो लोकसभा है उसमें 100 सदस्य अवश्य हैं चाहिए, और जो राज्यसभा उसके अंदर 50 जो सदस्य हैं उनके द्वारा दोस्तों ही हटाया जा सकता है न्यायाधीश को। और जब सभापति है वो प्रस्ताव जो कर देगा तो हट जाएगा वहाँ से दोस्तों। और इसके लिए 3 जो सदस्य समिति है उसका भी गठन होगा। 3 सदस्य में जो समिति है उसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा दोस्तों, और या फिर मुख्य न्यायाधीश नहीं तो दोस्तों जो न्यायाधीश है अन्य कोई भी हो सकता है, और एक सुप्रीम कोर्ट का या किसी मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इसके अंदर कानून का अच्छा ज्ञान हो, प्रतिष्ठित न्यायवादी हो, इसके द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है दोस्तों। या फिर वो किसी कार्य को करने में मैंने पहले बताया असमर्थ है तो वो हट सकता है दोस्तों। और राष्ट्रपति के द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाए। इस तरीके से दोस्तों राष्ट्रपति की जब नियुक्त करता है उनको हटा भी सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित हो जाए इसको हटाने के लिए। जो विधेयक है जो वो विधेयक बनेगा तो उसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है। आप समझते हैं दोस्तों कार्यकाल और तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अलग अलग न्यायाधीश भी चुने जाते हैं। आप समझते हैं दोस्तों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं। दोस्तों कार्यकारी पे क्या होता है दोस्तों, यदि कोई जैसे मुख्य न्यायाधीश है वो किसी कार्य को करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति किसी भी को कार्यकाल मतलब अल्पकाल के लिए उसको चुन सकता है, और या फिर वो अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हो, या फिर वो कार्य सही तरीके से कर ना पा रहा हो, या फिर उसका पद रिक्त हो, तो कार्यकारी तौर पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। आप समझते हैं दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश ये क्या होते हैं। तदर्थ न्यायाधीश, जब दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या में कमी आती है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है दोस्तों, हाई कोर्ट सॉरी, उनसे एक न्यायाधीशों को चुनता है अस्थायी काल के लिए, यानी कुछ समय के लिए नियुक्त करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है। जब ये इनके लिए योग्यता भी होनी चाहिए, ये कुछ कार्य के लिए होते हैं दोस्तों, इनकी बड़ी बड़ी विशेषता होनी चाहिए, इनके वरीयता जो इनको मिलती है इनको उनसे भी जो पहले जो न्यायाधीश हैं उनसे भी ज़्यादा इनकी योग्यता होनी चाहिए, तभी तदर्थ न्यायाधीश बन सकते हैं। आप समझते हैं दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क्योंकि दोस्तों जो मैंने पहले बताया जो तदर्थ न्यायाधीश हैं उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जज जब वहाँ से वो बन जाते हैं तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो यहाँ पे आके उनकी ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो पहले न्यायाधीश को थे। आप समझते हैं दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दोस्तों ये भी अल्पकाल के लिए चुने जाते हैं हाई कोर्ट से। राष्ट्रपति की मंजूरी हमने पहले बताया आवश्यक है, लेकिन दोस्तों इनको तो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो ये न्यायाधीश होते हैं इनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु दोस्तों इनको जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की मान्यता इनको नहीं दी जाती। ये सिर्फ सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं अल्पकाल के लिए, सिर्फ कुछ कार्य के लिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय संविधान का सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित किया गया है। दोस्तों
अब हम बात करने वाले हैं न्यायालय की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। जो कोई भी कार्य होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे राष्ट्रपति अपनी सलाह ले सकता है, अपना कोई भी सलाह कर सकता है। जैसे न्यायाधीश ही जैसे कोई भी कार्य हो करने के लिए सलाह मांग सकता है। इस तरह की उनको शक्ति दी गई है दोस्तों। समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति को मंजूरी दी गई है कि वो कोई भी संचालन हेतु कानून भी बना सकता है। इस तरह के दोस्तों 143 में ये अनुच्छेद वर्णित है। ये दोस्तों ये अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने पहले बताया। आप समझते हैं दोस्तों, जो न्यायालय की स्वतंत्रता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कोई स्वतंत्रता दी गई है? तो इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। चलते हैं दोस्तों, फ्रीडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम सभी जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका से पृथक है, क्योंकि दोस्तों यदि वो कार्यपालिका के उसके अंदर रहेगा तो उसके अंदर जो सांसद है उनका भी दबाव बनेगा। यदि वो जज के ऊपर ज़्यादा दबाव डालेंगे, कोई कानून को बनने में रोकेंगे, इस तरीके की रोक लगाएंगे। इसलिए दोस्तों जो न्यायपालिका उसको कार्यपालिका से अलग किया गया है। यानी कि जो कार्यपालिका की जो कार्यपालिका है उसके अंदर न्यायिक शक्तियों को रखने का अधिकार मिला ही नहीं है। यानी कि वो कुछ नहीं कर सकती कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में रोक नहीं लगा सकती। केवल राष्ट्रपति है जो रोक लगा सकता है, दूसरा और कोई नहीं है। और न्याय क्षेत्र में कटौती भी नहीं की जाती। और दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है फिर न्यायाधीश है, वो किसी को भी यानी कि स्टाफ चुन सकते हैं, उनको अधिकार है। इस तरीके से दोस्तों उनको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि वो अलग से कुछ भी कर सकते हैं। दंड देने की शक्ति उनको है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका ही दंड देगी, क्योंकि न्यायिक जो है वो ही दंड दे सकती है। और जो मैंने पहले बताया था, सेवानिवृत्त के जो अधिकारी होते हैं उन पर वकालत रोक भी लगा सकती है, क्योंकि उनको स्वतंत्रता दी गई है। और न्यायाधीशों की जो आचरण बहस है उन पर भी रोक लगा सकती है। और हम जानते हैं संचित निधि है, उस पर भी जैसे कोई व्यय होता है, भत्ते होते हैं, उन पे जो उनको मतदान, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो नेता उन लोगों उनको भत्ते दिए जाते हैं, उन पे भी ऐसे हो सकता है दोस्तों। खर्च संचित निधि जो भारित होते हैं उनको पेंशन, इन चीज़ों के बारे में इनको मतदान नहीं दिया जाएगा जो ये लोग ऐसे करेंगे। और निश्चित भी किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में इन चीज़ों के बारे में। कार्यकाल की सुरक्षा के बारे में हम सभी जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति मजबूर है, जब तक संसद की सिफारिश से कुछ नहीं निवेदन है, जब तक वो कानून अच्छा चला रहा है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं फिर न्यायाधीश हैं उनको कोई नहीं हटा सकता दोस्तों। इनकी स्वतंत्रता दी गई है। इनका जो स्वतंत्रता है दोस्तों, हम पहले बताए ना दोस्तों, संचित निधि इनका कंट्रोलिंग में होता है दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट उनके कंट्रोल में जो होता है, जो नेताओं को वेतन मिलता है, कार्यकालीन व्यय मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट अदालत में ही होता है। जितनी भी पेंशन इनको निर्धारण की जाती है, जो निर्धारण की जाएगी, जैसे स्वास्थ्य सेवा, सब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है, कंट्रोल में। दोस्तों हम सभी जानते हैं ज़्यादातर जो एमपीस हो गए उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। 27% पूरे विश्व में गरीबी फैली हुई है। यदि वो इस तरीके से ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे, देश भी अमीर अपने अच्छा बनेगा, उनको शिक्षा का अधिकार होगा सभी को। तो इस तरीके से दोस्तों हम समझे इस वीडियो में। फिर दोस्तों हम आगे अगली वीडियो में, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। समझेंगे दोस्तों अगली वीडियो में जो क्षेत्राधिकार हैं जो मुख्य न्यायाधीश के जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो कौन कौन से समझेंगे दोस्तों उनके बारे में। मूल क्षेत्राधिकार हो गए, न्याय क्षेत्राधिकार हो गए, अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गए, सलाहकार क्षेत्राधिकार हो गए। इस तरीके से दोस्तों जो क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में समझेंगे, जो अन्य शक्तियाँ जो दी गई हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जहाँ तक हो दोस्तों शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा ऐसी ताकत है जिससे मनुष्य आसानी से सफलता भी पा सकता है, हर चीज़ की कामयाबी हासिल कर सकता है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।